Good morning, everyone. Am I audible? Yes, ma'am. हाँ, आदित्य कैमरा ऑन करो, सब लोग कैमरा ऑन करो। बार बार क्यों बोलना पड़ता है तुम लोगों को, बताओ। रिमूव नहीं किने भी भाई। हाँ, मतलब याद दिलाना पड़ेगा हर बार हर क्लास में। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, ओके, ठीक है। मतलब मेरा ये काम है, हम हर बार करा दें। चलो ठीक है, लेकिन उसके बाद कैमरा बंद नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस आप लोगों ने कर लिया कल के क्लास में बोलने के लिए? सबको एग्जाम्पल देना है। यस मैम। चलो ठीक है। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं? सैम्पलिंग एरर। यस मैम। सैम्पलिंग एरर का सबको बुक मिल गया है ना? नहीं मैम, कुछ लोगों को मिला है। अच्छा, नहीं पीडीएफ। मिला, वो अरेंज किया है भास्कर। अच्छा, सो सैम्पलिंग एरर जो मैंने पीडीएफ शेयर किया उसमें है आपका सैम्पलिंग एरर का पोर्शन, देखो जरा। सैम्पलिंग एरर ही बताना है मुझे, सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग एरर। चलो ठीक है, वो बता देते हैं, एक बार देख लेना। हम लोगों को बता दिया था पढ़ना है, तो जो टॉपिक पढ़ने के लिए बोलते हैं वो एक बार पढ़ लिया करो ना। चलो ठीक है, देखिए विजिबल है स्क्रीन? यस मैम। चलिए देखते हैं एरर्स इन सैम्पलिंग। सो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम लोग सैंपल्स ले रहे हैं, पूरा का पूरा पॉपुलेशन स्टडी नहीं कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, सो उसमें एरर हमेशा पॉसिबल होगा। जो भी हम डिसीजन लेंगे और जो भी कंक्लूजन निकाला जाएगा वो 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता, बिकॉज हम लोग सिर्फ एक पॉपुलेशन, पूरे पॉपुलेशन के एक पार्ट को स्टडी कर रहे हैं और बहुत सारा पोर्शन है जो इग्नोर कर रहे हैं। सपोज अगर आप 100 पॉपुलेशन है टोटल क्लास में, सपोज 100 स्टूडेंट्स हैं और उस 100 स्टूडेंट्स में सिर्फ आप 10 एज अ सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं और उस 10 स्टूडेंट्स के बेसिस पे पूरे क्लास के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन और कंक्लूजन गेन कर रहे हैं, तो फिर हो क्या रहा है? बहुत सारा पोर्शन, मेजर पार्ट ऑफ दैट पॉपुलेशन जो है वो इग्नोर हो रहा है, क्योंकि आपने 90% को नहीं काउंट किया है। कितने लोगों को काउंट किया है? सिर्फ और सिर्फ 10, जो 1/10 पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन है। तो जो भी कंक्लूजन हमारा होगा वो रिलायबल नहीं होगा। क्या ऐसा है या नहीं, ये बताओ, बताइए। सोनल, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, क्लियर। ठीक है, ये बात नहीं होगा मैम। रिलायबल होगा या नहीं होगा? नहीं तुम होगा। बोलते क्यों नहीं? एकदम शांत बैठे हो, लगता है क्या सत्यनारायण स्वामी का कथा चल रहा है। बस हाँ, लास्ट में जय हो बोलना है, बस हो गया, उसके पहले सब शांत हो गए। आदित्य कैमरा ऑन करो। विभा, प्रत्युष, अमृत, सोनाली, अनुराग एंड अदिति, आकृति, एवरीवन टर्न ऑन योर कैमरा। क्यों बार बार याद दिलाना पड़ता है तुम लोगों को? चलो, इसीलिए कुछ समझ में नहीं आता और कुछ बोलते नहीं हो फिर, तो कैमरा ऑन रखो। सो ये बात समझ में आ रही है? हम लोग पॉपुलेशन, पूरे पॉपुलेशन को स्टडी करना है, हमें कंक्लूजन पूरे पॉपुलेशन के बारे में निकालना है, और हम कुछ पार्ट है पॉपुलेशन का सिर्फ उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसके बेसिस पे पूरे के पूरे पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन दे रहे हैं। क्लास के 10 स्टूडेंट के रिस्पॉन्स के बेसिस पे बताया जा रहा है पूरे क्लास का बच्चा बहुत बदमाश है। अगर ये बताया जा रहा है तो ये कंक्लूजन 100% करेक्ट तो नहीं हो सकता है। हो सकता है कुछ ना कुछ 100% पॉसिबल होगा, कुछ एरर होगा उसमें। और वो जो एरर होगा जो सैम्पलिंग की वजह से आ रहा है, जो आपने सैंपल्स लिया है उसके बेसिस पे अगर वो एरर कमिट हो रहा है, दैट मीन्स उसको आप सैम्पलिंग एरर बोलेंगे। अगर सैंपल की वजह से हो रहा है कोई भी एरर तो उसको हम सैम्पलिंग एरर बोल रहे हैं। नॉन सैम्पलिंग एरर एक टर्म आता है जो कि सैम्पलिंग के बेसिस पे एरर नहीं हो रहा है,
एरर दो तरीके से हो सकता है, या तो आपने जो सैंपल लिया है या तो गलत सैंपल से ले लिया, या फिर आप जो स्टडी कर रहे हैं और जो पॉपुलेशन स्टडी कर रहे हैं, हो सकता है उस पॉपुलेशन और पर्टिकुलर फैक्टर को स्टडी करने के लिए वो पॉपुलेशन ही अप्रोप्रिएट ना हो। सपोज हम इनकम लेवल ऑफ अ सिटी जानना चाहते हैं और उसमें हम स्टूडेंट्स का ग्रुप ले लें, क्या हमारा पॉपुलेशन जो है, टारगेटेड पॉपुलेशन जो हमें स्टडी करना है, वो उससे मैच करता है क्या? करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स की अगर आप बात कर रहे हैं तो आप इकोनॉमिक कंडीशन हम देख रहे हैं, इनकम स्टेटस नहीं देख सकते, क्योंकि स्टूडेंट्स अर्निंग मेंबर्स नहीं है। तो आपको यहाँ पे दो चीज समझना है, अगर आप स्टडी कर रहे हैं और सैंपल्स की वजह से एरर हो रहा है, जहाँ पे क्लस्टर सैम्पलिंग लेना चाहिए, जहाँ पे सर्टिफाइड रैंडम सैम्पलिंग लेना चाहिए, अगर आप वहाँ पे आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ले लेते हैं तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ एरर होगा, तो वो सैम्पलिंग एरर होगा। अगर सैंपल्स की वजह से कोई एरर नहीं हो रहा है, किसी और चीज की वजह से एरर अगर हो रहा है, तो उसको नॉन सैम्पलिंग एरर बोलेंगे, वो सैम्पलिंग का पार्ट नहीं है। अगर मान लो क्लास के 100 स्टूडेंट्स है और उन 100 स्टूडेंट्स से सबसे हम मिलते हैं, लेकिन उसके बेसिस पे जो कंक्लूजन दिया जाएगा, क्या वो ऑन एन एवरेज कंक्लूजन नहीं दिया जाएगा? बताओ, सबके बारे में सबका ओपिनियन डिफरेंट होगा ना, सबका ओपिनियन वेरी करेगा एक दूसरे से, एक जैसा तो मिलेगा नहीं, लेकिन आप जो कंक्लूजन देंगे वो ऑन एन एवरेज देंगे। तो 100% तो कभी भी श्योर ही नहीं होगा। आप कभी भी पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं, पूरे पॉपुलेशन को स्टडी कर लें या फिर ए पार्ट ऑफ पॉपुलेशन स्टडी करें, 100% एक्यूरेसी कभी भी पॉसिबल नहीं है। जब भी आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, बहुत लार्ज सैंपल्स कलेक्ट कर रहे हैं, पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक्स, इसमें सब कुछ समझ लो, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स जो तुम पढ़े हो ना पेपर 1 शुरुआत में, ये सब कुछ उसी पे बेस्ड है। जो भी पूरा का पूरा आप रिसर्च करेंगे, सैंपल्स लेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे, मीन वेरिएंस, कोरिलेशन, रिग्रेशन, बहुत सारा क्वेश्चन है, जो सब कुछ इस्तेमाल वही से किया जाता है, लेकिन उसका इस्तेमाल हम लोग जब करते हैं तो कभी भी 100% एक्यूरेसी नहीं मिलती। और ये मैंने बहुत पहले ही आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ही बताया था, कोई भी लॉ जो कि स्टैटिस्टिकल लॉ है वो एग्जैक्ट नहीं होता। जैसे आपको पता है मैथ्स में 2 + 4 हमेशा क्या होगा? 6 होगा? होगा? नहीं होगा, आदित्य बोल रहा है। होगा मैम, होगा 2 + 4 6 नहीं होगा ना आदित्य? हम नहीं बोल रहे मैम, हम दूसरा चीज पे नहीं बोल रहे थे। अच्छा, तो तुम दूसरे चीज पे ध्यान दे रहे हो तो फिर तो हो ही जाएगा। आपको नहीं बोल रहे थे, हम कुछ और किसी और को नहीं बोल रहे थे। अच्छा, तो तुम यही करने लगते हो ना, तो इसीलिए बाद में याद ही नहीं रहता है क्या पढ़ रहे थे। चलो ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा यही होता है, लेकिन कभी भी अगर 6000 या 6 रुपीज या फिर 600 रुपीज किसी का एवरेज सैलरी कहा जाए, इसका मतलब क्या होता है? यही होगा कि हमेशा उसका 6000 ही सैलरी है, होगा ऐसा? वो अलग अलग होगा ना, हर दिन अलग अलग है, ऑन एन एवरेज पूरे मंथ का आप 6000 बता रहे हैं, हो सकता है। तो यही चीज समझना होता है, जब आप स्टैटिस्टिकल लॉ की बात कर रहे हैं तो हमेशा वो एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देता है, कभी भी रिजल्ट एग्जैक्ट नहीं देता, वो अप्रोक्सीमेट रिजल्ट देता है। फिजिकल लॉ, मैथमेटिकल लॉ जो होते हैं वो आपका एग्जैक्ट लॉ होता है, और स्टैटिस्टिकल लॉ जो भी होगा वो कभी भी अप्रोक्सीमेट लॉ ही होता है। तो जो भी आप करने वाले हो पूरे के पूरे स्टैटिस्टिक्स में, पूरे के पूरे रिसर्च में, वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है एरर का, बिकॉज आप जो भी स्टडी करेंगे उसमें एरर पॉसिबल है, एरर को आप रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि 100% कहीं पॉसिबल ही नहीं है जो आप बोल रहे हैं वो होगा। 99% तक आप श्योर हो सकते हैं, 90% तक श्योर हो सकते हैं, बट आप 100% श्योर नहीं हो सकते कि जो भी कहा गया है, जो भी कंक्लूजन निकाला गया है वो 100% करेक्ट है। ये पॉसिबल है विथ दिस परसेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये बोला जा सकता है, दिस परसेंट ऑफ चांस बोल दो, प्रोबेबिलिटी बता दो, जो भी होगा वो हमेशा उस तरह का होगा, 100% कभी नहीं होगा। टिल 99% आप बोल सकते हैं कि पॉसिबल है। अब अगर टिल 99% पॉसिबल है, दैट मीन्स 1% तो एरर है ना,
होगा या नहीं बताओ? कोई भी काम अगर 99% तक प्रोबेबिलिटी है होने वाला है तो 1% क्या है? एरर 1% एरर है। तो एरर हमेशा ही वहां पे पॉसिबल होगा जब भी आप कर रहे हैं, वो सैम्पलिंग एरर हो, नॉन सैम्पलिंग एरर हो, किसी भी और तरह का एरर हो, और भी बहुत सारा एरर पढ़ोगे। लेकिन हम लोग यहाँ सैम्पलिंग मेथड्स पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग एरर की बात कर रहे हैं। तो एरर पॉसिबल है। अब देखो एरर किस रीजन से पॉसिबल है, क्या क्या कारण हो सकता है जिसकी वजह से एरर आ जाए। जैसे सैम्पलिंग फ्रेम एरर, सैम्पलिंग फ्रेम एरर जैसे अभी मैंने बताया एक एग्जांपल आपको, जो आपको कैलकुलेट करना है और जो पॉपुलेशन आपको सेलेक्ट करना चाहिए वो दोनों अगर अलग हो जाता है। जैसे इनकम लेवल ऑफ पटना हमें जानना है, तो हम पटना के स्टूडेंट्स को अगर सेलेक्ट कर ले तो क्या हमें इनकम लेवल ऑफ पटना मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने जो पढ़ना था, जो कैलकुलेशन करना है, वो उसके लिए टारगेटेड पॉपुलेशन वो है ही नहीं। तो आपने जो लिस्ट आउट किया है, स्टूडेंट्स को लिस्ट आउट किया है, जो लिस्ट सिलेक्शन या फिर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग प्रोसेस के लिए जो लिस्ट सिलेक्शन किया है, उसमें कहीं भी स्टूडेंट्स का नाम होना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पे एरर जो हो गया वो सैम्पलिंग फ्रेम में ही हो गया। जिस स्टडी के लिए जो एप्रोप्रिएट पॉपुलेशन है आपको वही सेलेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज सैम्पलिंग फ्रेम एरर होगा। ठीक है, तो सैम्पलिंग फ्रेम क्या था? देखो, सैम्पलिंग फ्रेम इज अ स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन यूनिट फ्रॉम व्हिच द सैंपल्स फॉर स्टडी इज बीइंग चूजन। अगर यही आपने फ्रेम गलत सेट कर लिया तो जो भी एरर होगा वो सैम्पलिंग एरर होगा। तो यहाँ पे ये आपको जज करना पड़ेगा आप किसकी बात कर रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल भी दिया है सैम्पलिंग फ्रेम का। नॉन रिस्पॉन्स एरर, नॉन रिस्पॉन्स एरर तो नाम से ही स्पेसिफाई हो जाता है। नॉन रिस्पॉन्स एरर क्या है बताओ? म्यूट कर दो जिसकी तरफ से भी डिस्टर्बेंस आ रहा है। बताना चाहते हो बताओ तो बताओ। नॉन रिस्पॉन्स एरर, सोनल, आदित्य बताओ तो तुम। मैम इस एरर पे किसी का ध्यान नहीं जाता हो। एरर पे किसी का ध्यान नहीं जाता, ऐसा नहीं होगा, कुछ और भी है इसका मतलब। नॉन रिस्पॉन्स मीन्स रिस्पॉन्ड नहीं करना को नॉन रिस्पॉन्स बोलेंगे ना। यस मैम। कोई रिस्पॉन्स नहीं कर, जैसे मान लो अगर आपको किसी 50 अगर हाउस होल्ड सेलेक्ट करना है किसी सिटी से, और रैंडम सिलेक्शन में आपको ये एक हाउस होल्ड सेलेक्ट किए, ठीक है, और आप उस घर में गए और आप पूछ रहे हैं, डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, और उसने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, उसने आपको इंफॉर्मेशन नहीं दिया, ठीक है। तो अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है तो फिर क्या होगा? वो भी एरर में जाएगा। आपको 50 हाउस होल्ड का सिलेक्शन करना था और आपने 49 का ऑब्जर्वेशन आपको मिल गया, और कोई एक घर में जाते हो उसने डेटा दिया ही नहीं आपको। अब क्या होगा? रिस्पॉन्स नहीं मिला आपको, तो वो जो रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो उसका सारा डेटा जो फिल करना था वो क्या हो जाएगा? ब्लैंक रह जाएगा। बताओ रहेगा या नहीं? नहीं। सो वो जो एरर होगा उसकी वजह से कैलकुलेशन में आपका नंबर n होना चाहिए 50। आपने 50 ऑब्जर्वेशन तो लिया है, 50 घर में गए हैं, लेकिन उसका रिस्पॉन्स तो मिला नहीं है। तो अब वहां पे जो कैलकुलेशन में आएगा, उसका कैलकुलेशन में वो पार्ट आएगा ना, आपने सैंपल्स 50 लिया था वो है ना, लेकिन रिस्पॉन्स वो दिया नहीं। तो कैलकुलेशन में क्या होगा? कैलकुलेशन में कॉम्प्लेक्सिटी दिख रहा है कहीं? होगा कैलकुलेशन में वैल्यूज कम होगा, ये दिख रहे हैं। सपोज एवरेज सैलरी निकालना है, 30 डेज का तुमको डेटा मिल जाता है, सॉरी 29 डेज का मिल जाता है, और एक दिन का डेटा नहीं मिलता है। सपोज वो दे ना पाए या जानबूझकर नहीं दे, तो एवरेज जो निकालोगे किसका उसका इम्पैक्ट उस एवरेज पे आएगा या नहीं आएगा? उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया या फिर उस दिन का आपको डेटा नहीं मिला, तो जो उसकी वजह से जो एरर होगा वो नॉन रिस्पॉन्स एरर होगा। आपने सैंपल्स में सिलेक्शन किया है उसका, तो मैथमेटिकल कंप्यूटेशन में वो पार्ट ले रहा है, बट एरर टर्म आ जाएगा बिकॉज उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया है, या फिर जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो नहीं मिला। ठीक है,
चलो ठीक है, गाइडलाइंस टू इंक्रीज द रिस्पॉन्स रेट, ये बस उसका कहीं ना कहीं ये देखा गया है, बता रहा है कि अगर आपको रिस्पॉन्स रेट बढ़ाना है, मतलब नॉन रिस्पॉन्स एरर को अगर कम करना है, तो कुछ गाइडलाइन उसके लिए दिया गया है जिसकी वजह से तुम इस एरर को कम कर सकते हो। मतलब नॉन रिस्पॉन्डेंट अगर है तो उसको रिस्पॉन्स में कन्वर्ट करने के लिए कुछ गाइडलाइन दिया गया है, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले एरर वाला टर्म देख लो। चलो देखो नेक्स्ट क्या है, डेटा एरर। अच्छा बताओ डेटा एरर कैसा हो सकता है? कोई डेटा छूट गया हो एक तरह से। हाँ मिस हो गया हो तब हो सकता है, और मैम कुछ मिस्टेक हो गया हो। कैलकुलेशन मिस्टेक या किस तरह का, एंट्री में कुछ मेथड जैसे हो सकता है, कभी कभी बोलते हो ना, तुम बोलोगे रोल नंबर 18 और मुझे सुनाई दिया 8, Yes, ये भी ma'am. होता है, तो वो भी डेटा एरर में आ जाता है। ठीक है, तो डेटा एरर आप मिसप्रिंट बोल सकते हैं एकदम से, मिसरीड एज, कभी ये पढ़े थे ना कैलकुलेशन में, बिजनेस स्टैट्स में, कुछ ऐसा नंबर था जिसको ऐसा लिख लिया गया तो रिजल्ट में ये चेंजेस दिख गया था, ऐसा कुछ जिसका कैलकुलेशन बाद में करेक्शन किया जाता है। तो या तो ये डेटा एरर आपकी गलती से या फिर जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वही गलत इंफॉर्मेशन दे दे, तब भी ये डेटा एरर हो सकता है। चलो बस इन सब का नाम याद रखना है और क्या है वही चीज देखना होगा। चलो एक चीज और यहाँ पे हम बताना चाहेंगे, जब भी सैंपल्स कलेक्ट किया जाता है कभी भी, ये आप सेंसस सुने होंगे ना, सेंसस जिस जब इंफॉर्मेशन लेती है गवर्नमेंट हर घर पे जाके डेटा पॉपुलेशन पूरे पॉपुलेशन का, आपके नंबर, हाँ घर पे बहुत सारा इंफॉर्मेशन होता है, कितने नंबर ऑफ पर्सन है, क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, इनकम लेवल क्या है, सब कुछ पूछा जाता है, बहुत कुछ बहुत डेप्थ में पूछा जाता है। अब मुझे ये बताओ, क्या हर कोई जो जाता होगा क्वेश्चन करने, जो ऑब्जर्वेशन लेने, क्या सबका रिस्पॉन्स एक जैसा होता होगा? नो मैम। अगर आप सैम्पलिंग मेथड जानते हैं, आपको पता है क्वेश्चन क्या पूछना है, किस तरह से पूछना है, क्या इंफॉर्मेशन लेना है, उसके लिए ट्रेनिंग भी दिया जाता है कभी कभी, ठीक है। तो अगर जो पर्सन डेटा कलेक्ट करने के लिए गया है उसको पता है कि उससे क्या पूछना है, किस तरह का इंफॉर्मेशन गैदर करना है, क्या हो सकता है जो सामने वाला नहीं बताएगा, तो अगर आपको इन सब चीजों की समझ है तो आप जो डेटा कलेक्ट करेंगे वो डेटा ज्यादा रिलायबल होगा। अगर किसी को भी डेटा कलेक्ट करने के लिए भेज दिया जाए तो क्या उतना इंफॉर्मेशन मिलेगा जो एक ट्रेंड फील्ड सर्वेयर को मिलेगा? बताओ, मिलेगा? आप पूरा स्टैटिस्टिकल मेथड जानते हैं, जो डेटा आपको चाहिए, जो जो रिस्पॉन्स चाहिए, वो सारा का सारा रिस्पॉन्स और करेक्ट इंफॉर्मेशन मिल जाए। और सेंसस में सिर्फ एक दो लोग तो नहीं होते हैं, कितने लोग होते होंगे बताओ तो जरा, जो सेंसस का डेटा कलेक्ट करते होंगे, सोचो जरा। विलेज वाइज अलग अलग होते हैं मैम, वो लोग टीचर होते हैं। क्या बोल रहे हो सर? एरिया वाइज अलग अलग हो सकता है, हाँ ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं तो एरिया वाइज अलग अलग नंबर होगा, बट वही अराउंड कितने होंगे, क्योंकि पूरे इंडिया में होता है ना वो, तो बहुत ज्यादा नंबर है। लेकिन सबको इंफॉर्मेशन एक जैसा मिलता होगा, सबके लिए रिस्पॉन्स एक जैसा होता होगा? नहीं होगा। अगर कुछ ऐसे पर्सन को जिसको डेटा कलेक्शन, किसी इंफॉर्मेशन को गेन करने का कोई इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आ रहा है, अगर वो डेटा कलेक्शन के लिए जा रहा है तो वो उतना सीरियसली डेटा कलेक्ट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसको इम्पोर्टेंस समझ में ही नहीं आएगा कि डेटा कलेक्ट अगर जो हम कर रहे हैं, क्योंकि वो रिस्पॉन्ड जो आप
250, 500, 5000 पर्सन में अगर 250 घर का आप सिर्फ डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा का सारा इंफॉर्मेशन जो भी हमें लेना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बेसिस पे फर्दर एनालिसिस होगा और उसके बेसिस पे सारा प्लानिंग होने वाला है। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे एक टर्म लिखा है, इंटरव्यूअर्स जो है उसको कुछ इंस्ट्रक्शन दिया जाता है जिसके थ्रू वो डेटा कलेक्ट करता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है जिसके थ्रू वो डेटा कलेक्ट करता है। हर किसी को नहीं दे दिया जाता, कभी कभी ऐसा भी होता है कोई भी डेटा कलेक्ट कर देता है तो वो इंफॉर्मेशन रिलायबल इंफॉर्मेशन नहीं होगा और उसी में नॉन रिस्पॉन्स एरर आ जाता है, जो ये डेटा एरर आ जाता है क्योंकि मिसप्रिंट और फिर एरर जो चांसेस है वो सब आ जाता है, क्योंकि आपने को जो डेटा कलेक्ट करना था वो डेटा कलेक्शन आपने सही तरीके से किया ही नहीं, बिकॉज ऑफ दैट हम लोगों को एरर उसमें देखना पड़ता है और उसकी वजह से उसका इम्पैक्ट ओवरऑल जो सर्वे होगा उसको अफेक्ट करेगा फिर वो। चलो, सैम्पलिंग एरर और नॉन सैम्पलिंग एरर को रिड्यूस कैसे करना है। देखो, फॉर नॉन रिस्पॉन्स एरर को करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे दे दिया गया है प्रोवाइड इंसेंटिव सच एज गिफ्ट और कैश, दिस enhances the possibility as well as incidence of response। अच्छा, एक बार बताओ, किसी से अगर फीडबैक फॉर्म भराना हो और अगर आप उसको कुछ एज अ गिफ्ट दे दे तो क्या वो बहुत आराम से, बहुत अच्छे से, बहुत ईमानदारी से वो फीडबैक फॉर्म भरेगा क्या? ऑब्वियसली मैम, है ना? तो यहाँ पे वही चीज बताया जा रहा है, आप रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो ठीक है, मत करिए, बट अगर आप रिस्पॉन्स करते हैं तो आपको उसके लिए गिफ्ट दिया जाएगा। अगर ऐसे करते हो तो उससे नॉन रिस्पॉन्स एरर जो है वो कम हो जाएगा। जैसे शॉपिंग मॉल वगैरह था, उसमें मान लो ऐसे डेटा इंफॉर्मेशन अगर कलेक्ट करना चाहते हो तो सब लोग सब कुछ इंफॉर्मेशन ऐसे देता नहीं है, लेकिन अगर आप उसमें गिफ्ट या फिर कुछ कैश दे रहे हैं एज अ इंसेंटिव तो फिर हो सकता है वो आपको रिस्पॉन्ड करे और इंफॉर्मेशन दे, और पॉजिटिवली इंफॉर्मेशन दे, मतलब थोड़ा अटेंटिव वे में देगा, ऐसे ही कुछ भी नहीं लिख देगा। ठीक है, चलो, डेटा एरर को कम करने के लिए क्या है, डोंट आस्क क्वेश्चन which response cannot answer, also do not ask sensitive questions। कभी भी ये चीज देखिएगा, एक ही क्वेश्चन दो अलग अलग लोग पूछते हैं तो दोनों का तरीका अलग होता है। ऐसा देखे हो, एक का आंसर आप कर देते हो, दूसरे को आंसर देना ही नहीं चाहते हो। ऐसा देखा है, कभी हुआ है ऐसा? बताओ। ऐसा हो सकता है। होता ही है। जैसे मान लो अगर किसी के घर तुम जाके पूछते हो तुम्हारा इनकम कितना है, अब बताओ, ये बता देगा कोई? नहीं, दूसरा कोई अपना इनकम क्यों बताए? डायरेक्ट नहीं बताएगा। नहीं, अब तुमको इकोनॉमिक स्टेटस अगर जानना है, इनकम लेवल ऑफ दिस सिटी और दिस स्टेट जो भी है जानना है ऑन द बेसिस ऑफ सर्वे, तो आपका काम तो यही है कि आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, वो भी इनकम का। तो आप ऐसे जाएंगे किसी के घर पे, गेट नॉक करेंगे और बोलेंगे मुझे आपका इनकम जानना है, बता दीजिए, वो बता देगा? मैं तो बता दूंगा मैम। चलो ठीक है, तो बता दोगे। क्योंकि इसका कुछ इनकम है ही नहीं मैम, जीरो है। सब लोग बता देंगे, ऐसा तो बता नहीं सकते। तो बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका आंसर सामने वाला करना ही नहीं चाहता, तो आप ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं करेंगे। अब उस क्वेश्चन को आपको करना है बट तरीका बदल सकते हो थोड़ा। तरीका बदलोगे तो इसमें क्या बदल के पूछना चाहोगे, बताओ क्या पूछ सकते हैं? बताओ। बहुत तरीका है मैम। वही तो हम जानना चाह रहे हैं, वही ना क्वेश्चन है बेटा, बताओ। अगर फैमिली का पूरा इनकम जानना है तो हाँ, पूछेंगे कि सर आपका खर्च क्या क्या है, सपोज खर्च क्या? गाड़ी यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, हाँ, यही बात यहाँ और जो पे घर होता है है।
वो कितना हम- बड़ा घर है, हाँ, कितने उसमें लोगों की कितने फैमिली, कमरे हैं, कितने लोग हैं। लाइफस्टाइल किस टाइप का है, तो हाँ, इससे तो हम वो आप ओवरऑल तो आंकड़ा यहाँ लगा बहुत सकते हैं। सारा, हाँ, यहाँ पे यही चीज समझना है कि आपको वैसे क्वेश्चंस का आंसर मांग लेना है जो वो करे, और वैसे क्वेश्चन को ऑब्जर्व करोगे जो कि वो बता नहीं सकता है या फिर बताएगा नहीं, क्योंकि वैसे पूछोगे तो हो सकता है आपको बोले चलो ठीक है आप बहुत जो पूछ लिया सवाल, अब जाइए आप अपने घर, है ना। तो ये ध्यान देना है कि आप ऐसे क्वेश्चंस मत करो जिसका आंसर रिस्पोंडेंट करना नहीं चाहता, क्योंकि फिर उसके बाद कोई भी रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान देना है। उसके बाद कभी भी जब इंटरव्यूअर जिसको ट्रेनिंग दी जाती है, जो भी क्वेश्चन या फिर डेटा कलेक्ट करने जाता है, उसको हमेशा एक रेपो डेवलप करना पड़ता है रिस्पोंडेंट से, कि आप इस तरह से पूछो कि वो बताए, वो इंफॉर्मेशन दे आपको, क्योंकि वो इस इंफॉर्मेशन देगा या नहीं देगा वो उसकी मर्जी है, ठीक है। तो आपको एक रेपो डेवलप करना पड़ेगा जिससे आप उससे पूछे और वो बताए। Avoid leading questions, pre-test the questionnaire or modify the sampling frame to make it representative of the population. ये तरीका है डेटा एरर करने को रिड्यूस करने का। पहले प्री-टेस्ट क्वेश्चनायर में ये होता है कि अगर जो भी क्वेश्चंस आप जाके पूछने वाले हैं रिस्पोंडेंट से, वो क्वेश्चन पहले खुद देख लो, उसको कुछ लोगों से पूछो, प्री टेस्ट कर लो उस क्वेश्चन का आंसर किस तरह का हो सकता है, क्या क्या रिस्पॉन्स आ सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है आपको डेटा कलेक्ट करने में, तो प्री टेस्ट करना है। लीडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछना है, डायरेक्ट क्वेश्चंस जो कि इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहता है वैसा क्वेश्चंस नहीं पूछना है। सैम्पलिंग फ्रेम जो आप दे रहे हैं, जो पॉपुलेशन और डेटा कलेक्शन आप जिस क्वेश्चन के लिए जा रहे हैं, जो पॉपुलेशन आपका जो भी स्टडी का टॉपिक है, तो वो भी ध्यान रखना है कि वो रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन हो। तो ये सब तरीका है डेटा एरर या फिर जो क्या कहा जाए, मिस जजमेंट का जो भी स्कोप है वो रिमूव हो जाए, मिसिंग वैल्यूज ना रहे। तो ये आपको याद रखना है कि किस तरह से सैम्पलिंग एरर और नॉन सैम्पलिंग एरर को तुम कम कर सकते हो, ठीक है। सैम्पलिंग एरर में साइज ऑफ द सैंपल भी एक इम्पोर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि अगर आप सैंपल्स के बेसिस पे डिसीजन ले रहे हैं तो सैंपल्स का साइज ऐसा होना चाहिए जो कि उस पूरे पॉपुलेशन के एक पर्टिकुलर पार्ट को रिप्रेजेंट करे और वो रिलायबल एस्टिमेट दे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ और भी कंडीशन है, मनी, टाइम, रिसोर्स, तो इन सब के बेसिस पे सैंपल साइज डिसाइड किया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, कभी कभी होता है आपको बहुत ज्यादा डेप्थ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो दोनों चीज ध्यान रख के आप सैंपल साइज डिजाइन करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, द फर्स्ट फैक्टर दैट मस्ट बी कंसिडर्ड इन एस्टिमेटिंग सैंपल साइज इज द एरर परमिसिबल। जो भी परमिसिबल एरर है, जितना एरर आप टॉलरेट कर सकते हैं, उसके बेसिस पे भी सैंपल साइज डिसाइड होगा। जितना आप एक्सपेंस करने वाले हैं उसके बेसिस पे भी सैंपल साइज डिसाइड होगा। कितना प्रिसीजन चाहिए आपको डिसीजन में, उसके बेसिस पे भी सैंपल साइज डिसाइड होगा। तो ये सब कुछ वही है, कॉन्फिडेंस लेवल कितना चाहिए उसके बेसिस पे, मतलब एरर जितना कम चाहिए उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल होगा, उसके बेसिस पे भी सैंपल साइज डिसाइड होगा। तो ये सारा पॉइंट्स वही है, देखो, ग्रेटर द डिजायर्ड प्रिसीजन लार्जर विल बी द सैंपल साइज। जितना ज्यादा उनको रिलायबल एस्टीमेट चाहिए, जितना ज्यादा प्रिसाइज रिजल्ट चाहिए, उतना ज्यादा सैंपल साइज होना चाहिए। जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस इंटरवल चाहिए उतना ज्यादा सैंपल साइज चाहिए। ये भी लिखा है, हायर द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ द एस्टीमेट द लार्जर इज द सैंपल साइज, ठीक है। The greater the number of subgroups of interest within the sample, the greater is the sample size. ये सबग्रुप वाला पोर्शन वो है स्ट्रेटिफिकेशन वाला। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में अगर 5-7 ग्रुप में डिवाइडेड है और हर ग्रुप से आपको कुछ सैंपल्स लेना है, तो उसके बेसिस पे भी सैंपल साइज इंक्रीज हो जाएगा। यही है, द ग्रेटर द नंबर ऑफ सबग्रुप। सबग्रुप वही है, स्ट्रेटिफिकेशन की वजह से जो सबग्रुप्स आया है, उस सबग्रुप से भी आपको सैंपल्स लेना है, हर सबग्रुप से सैंपल लेना है, तो हमेशा सैंपल साइज क्या हो जाएगा,
इंक्रीज हो जाएगा। कॉस्ट फैक्टर बता चुके हैं, कॉस्ट फैक्टर है उसके बेसिस पे सैंपल साइज डिसाइड होता है, जितना टाइम मनी। रिस्पॉन्स रेट के बेसिस पे भी होता है। तो ये सारे फैक्टर्स हो गए जिसके बेसिस पे सैंपल साइज आपको डिसाइड करना है। बताओ इसमें कोई पॉइंट है जो समझ में नहीं आया तो? साइज ऑफ द सैंपल डिसाइड करने के लिए और कोई फैक्टर है जो समझ में नहीं आया? इन सारे में से 6 फैक्टर्स दिया है, बताओ। एक बार फिर से बता दीजिए मैम सैंपल साइज डिसीजन का। अच्छा ठीक है रोहित, मुझे ये बताओ तुम सैंपल साइज डिसाइड करना जरूरी है क्या? पहले ये बताओ। है, और ये किस हिसाब से जरूरी है? प्रैक्टिकल जो समझ में आता है दिमाग में वो बताओ। इन सारे फैक्टर्स को भूल जाओ, जो लिखा हुआ है उसको भूल जाइए। अब मुझे ये बताइए, आपको सैंपल्स कलेक्ट करना है और सैंपल साइज ऑब्वियसली कुछ ना कुछ डिसाइड करेंगे, तो वो डिसाइड करेंगे तो उसके लिए क्या क्या फैक्टर्स आप सोचोगे? रोहित कैमरा ऑन करो और बताओ। ये क्या तरीका है, क्वेश्चन पूछा बस गायब हो जाते हो। बताओ रोहित क्या सोचोगे सबसे Yes, पहले? ma'am. तुम क्या सोचोगे ये बताओ। अगर तुमको सैंपल साइज डिसाइड करना है तो तुम क्या सोचोगे सबसे पहले? मतलब समझे नहीं मैम। ठीक है, नहीं समझ में आया, बता रहे हैं हम। आपको ये जानना है कि एजुकेशनल लिटरेसी रेट क्या है, ठीक है? लिटरेसी रेट क्या है पटना का, ये जानना है। अब कितना सैंपल्स लोगे? पूरा का पूरा लिटरेट और इलिटरेट पीपल का लिस्ट तो तुम निकालोगे नहीं, तो कितना सैंपल्स लोगे? अगर पटना का लिटरेसी रेट चेक करने के लिए कितना सैंपल साइज लोगे? एक तरह से 100 में 10। 100 में 10? तो 100 में 10 ऐसे मत बताइए, टोटल पॉपुलेशन पटना का कितना होगा उस हिसाब से डिसाइड करके बताइए। 100 में 10 लेते हैं वो तो आइडियली लेते हैं हम लोग, 1/10 पार्ट लेना चाहिए इसलिए हम ले लेते हैं। तो हमेशा 1/10 पार्ट ही जरूरी नहीं है, क्योंकि हार्ड एंड फास्ट रूल तो कुछ बनाया नहीं गया वैसा कि 1/10 पार्ट ही तुम्हें लेना है। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब तुम मुझे लगता है इसके लिए भी एक रिसर्च कर लोगे, बताओ। इसमें एरिया सैम्पलिंग काम कर सकता है ना मैम? हाँ कर सकता है। सपोज इस इलाके में गए फिर इस इलाके में गए। हाँ कर सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट पहले इसको बोलने दो ना रोहित को, पता नहीं क्या सोच रहा है। रोहित बताओ। यस मैम। हाँ बताओ, आज ही बताओगे ना? मैम तो एक तरह से ये भी हो सकता है ना 50,000 में 500 सैंपल। 50,000 में 500 सैंपल लेंगे, ये किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे? जब मान लो जिसको लेना है, आप जिसके लिए काम कर रहे हैं, डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, मान लो गवर्नमेंट के लिए कर रहे हो, और गवर्नमेंट बोल रहा है हम 500 घर का खर्च नहीं देने वाले हैं, तुमको जाके 500 घर का जाओगे, उसके घर डेटा कलेक्ट करोगे, हम मेरे पास इतना पैसा नहीं है और हम इतना पैसा नहीं लगा सकते, अब क्या करोगे? इतना फंड मेरे पास है ही नहीं, तो फिर क्या करोगे? कोई और बता सकता है क्या करेंगे इस केस में? बताओ अभिषेक, क्या करेंगे फिर? अनम्यूट करके बोलो, म्यूट करके बोलोगे तो सुनाई कैसे देगा? मैम वही पहले एरिया डिवाइड करेंगे और उसके बाद तो से हम बाद में लिटरेसी रेट करेंगे, जो है सबसे पहले ये सोच लेंगे। एरिया डिवीजन तो हम बाद में करेंगे, पहले तो ये सोच लें कि सैंपल साइज 500 का नहीं मिलेगा फंड, तो हम क्या करते हैं, उसको कम कर देते हैं। अच्छा
कम कर सकते हैं ना। मैम अच्छा से नहीं पढ़ा हूँ बट मैं इतना समय आप जो बोल रही है ना लिटरेसी रेट अगर हमको जानना है तो सबसे पहले कितने तरह के सैंपल साइज हमको मतलब करना होगा तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना। सैंपल साइज कितना लेना होगा तो स्टेप वाइज जो है स्टेप फॉलो हम करते हैं, लेकिन Yes. सैंपल साइज डिसाइड करने वाले स्टेप पे ही हैं हम। और सपोज आपको जितना सैंपल साइज लेना था, जैसे 500 बोला उसने, तो 500 हम ले सकते हैं। लेकिन मान लो 500 घर जाना है, अगर 500 हाउस होल्ड का ऑब्जर्वेशन लेना है तो 500 घर जाना पड़ेगा ना, और वो अलग अलग एरिया में होगा, अलग अलग इनकम ग्रुप का होगा। तो एक बगल में तो बैठा नहीं है हर घर, चले जाओगे डेटा कलेक्ट कर लोगे, एक दिन में सारा डेटा कलेक्ट कर लो, ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। तो उसके लिए पैसा चाहिए, अलग अलग दिन अलग अलग प्लेस पे जाएंगे, रुकेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, तो वो सारा एक्सपेंस किसके पे जा रहा है? ऑर्गेनाइजेशन पे, जो डेटा कलेक्ट करवा रहा है। और सपोज 500 हाउस होल्ड का डेटा कलेक्ट करने के लिए फंड ना दे गवर्नमेंट, तो फिर क्या करना पड़ेगा? कम कर सकते हैं उसको, कम कर सकते हैं और मैम फॉरसीन भी तो कर सकते हैं ना, अनुमान कुछ लगा कर। नहीं अनुमान ऐसे यहाँ पे नहीं लगाते, हर जगह अनुमान काम नहीं करता ना। हम कम कर सकते हैं, लेकिन कम करेंगे तो कम करने के लिए पहला फैक्टर यहाँ पे क्या आ गया? कॉस्ट फैक्टर। कॉस्ट फैक्टर को कम करने के लिए आपने साइज कम कर दिया। आपको ये पता है अगर ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो हमें ज्यादा सैंपल साइज चाहिए, लेकिन अगर एक्यूरेसी कुछ एडजस्ट हो सकता है, बहुत ज्यादा एक्यूरेसी हमें ऐसे भी नहीं मिल रहा था, थोड़ा बहुत अगर 1-2% रिड्यूस हो जाए एक्यूरेसी, तो हम कॉस्ट फैक्टर को हटा सकते हैं, मतलब कम कर सकते हैं डेटा। हमें ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो सैंपल साइज ज्यादा चाहिए, लेकिन हमारे पास जो कंडीशंस अवेलेबल है, रिस्पॉन्स जो है, टाइम फैक्टर, मेरे पास मान लो टाइम भी नहीं है, 1 साल 2 साल लगेगा हमें ऑब्जर्वेशन लेने में, तो क्या 1-2 साल है हमारे पास? नहीं है। अगर 1 महीने का ही टाइम दे दिया जाए तो अब क्या करोगे? टाइम कम हो गया ना, टाइम कम हो गया तो आप डेटा कम कलेक्ट कर पाएंगे ना। डेटा कम कलेक्ट कर पाएंगे तो आप कहीं ना कहीं किसके साथ एडजस्टमेंट कर रहे हैं? एक्यूरेसी के साथ, प्रिसीजन के साथ। कॉस्ट कम कर रहे हैं तो प्रिसीजन भी कम हो जाएगा, एक्यूरेसी भी कम हो जाएगी, जो आपको स्टडी करना था वो भी कम हो जाएगा, कहीं ना कहीं रिलायबिलिटी भी कम हो जाएगी, रिस्पॉन्स रेट भी हो सकता है कम हो जाए, हो सकता है ना। तो यही चीज यहाँ पे समझना है कि सैंपल साइज का जो डिसीजन हम लेंगे वो इन सारे फैक्टर्स पे आ रहा है। अगर आपको एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए और आपके पास टाइम भी है और आपके पास पैसे भी हैं, तो आप ज्यादा सैंपल्स लीजिए। लेकिन अगर आपके पास टाइम भी कम है, एक्यूरेसी भी कम चाहिए, तो आप क्या करेंगे? कॉस्ट फैक्टर को देख रहे हैं, कॉस्ट भी कम लगाइए, तो आप कम सैंपल्स लीजिए, हो सकता है। यस मैम। तो ये 2 फैक्टर हो गया। एरर आपको जितना कम करना है, आप जो भी स्टडी कर रहे हैं चाहते हैं कि उसमें एरर कम हो, मिनिमम एरर पॉसिबल है, तो ज्यादा सैंपल्स चाहिए तुम्हें, ठीक है? ज्यादा सैंपल चाहिए ना, ज्यादा सैंपल्स का कलेक्शन रहेगा, ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगा हमें, और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगा तो एरर का चांस अपने आप कम हो जाएगा। तो अगर हमें ज्यादा फोकस रहना है, ज्यादा हमें एरर या फिर एरर को कम करना है, तो फिर हमें सैंपल साइज को बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर तुम्हें एरर कम करना है तो तुम्हें सैंपल साइज बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए और भी सारा फैक्टर्स है, उन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखोगे, उसके बेसिस पे डिसीजन लोगे ना। सिर्फ एक ही चीज को आप ध्यान देंगे तो ऐसा तो होगा नहीं। एक याद है मैंने एग्जांपल दिया था, अगर मान लो तुमको एक पेन खरीदने के लिए बोला जाता है, घर से जाओ, कुछ बोला गया कि कुछ खरीद के ले आओ, लेकिन खराब नहीं होना चाहिए, सपोज ये आपको बोल दिया जाए खराब नहीं होना चाहिए, तो अब आप जब भी मार्केट जाएंगे तो क्या करेंगे? बहुत सारा ऑप्शंस देखेंगे, उसमें से कोई एक सेलेक्ट करेंगे। आप क्या करने वाले हो? द बेस्ट को चूज करने लगोगे, ये खराब है या नहीं। जो अच्छा भी होगा प्रोडक्ट उसको क्या करोगे? रिजेक्ट कर दोगे। तो आप जो ऑब्जर्वेशन, मतलब जितने सैंपल्स को देख रहे हो, वो नंबर तो बढ़ गया, बढ़ा। यस मैम। एक्यूरेट होगा लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। सैम्पलिंग बढ़ जाता है। हाँ,
तो आपको बोला ये गया है कि खराब नहीं होना चाहिए, तो आप अच्छे प्रोडक्ट को भी रिजेक्ट कर रहे हैं ना, जबकि उसके रिजेक्ट तो करना नहीं चाहिए था, प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन आपको ये बोल दिया गया है तो आप सिर्फ उसी के बारे में सोच रहे हैं और उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, जो अच्छा प्रोडक्ट है उसको भी रिजेक्ट कर रहे हैं। और अगर मान लो बस ऐसे ही बोल दिया गया कि जाओ लेते आना कुछ भी प्रोडक्ट, अब आप जाओगे तो कुछ भी आप भी हो सकता है लापरवाह की तरह कुछ भी उठा के चले आए, और हो सकता है वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट हो सकता है एक्सपायर्ड ही प्रोडक्ट लेके चले आए, नहीं ध्यान दे रहे हो तो हो सकता है। तो अब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे गलत सैंपल्स को भी सेलेक्ट कर ले रहे हो। लेकिन अब इन दोनों सिचुएशन को एक साथ सोचो, जब आपको ये बोल दिया गया कि अच्छा प्रोडक्ट ही लाना है, तो आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, खराब जो प्रोडक्ट है उसको तो रिजेक्ट कर ही रहे हो, जो अच्छा प्रोडक्ट है उसको भी रिजेक्ट कर रहे हो, ठीक है। और दोनों सिचुएशन को एक साथ जब सोचिएगा तो आप देखेंगे कि दूसरे वाले केस में खराब प्रोडक्ट भी सेलेक्ट कर ले रहे हैं, दोनों एरर है। आप रिजेक्शन ऑफ अ गुड प्रोडक्ट ये भी एरर होगा, और एक्सेप्टेंस ऑफ अ बैड प्रोडक्ट ये भी एरर है। क्या दोनों एरर को एक साथ कंट्रोल किया जा सकता है? तुम एक एरर को कम करना शुरू करोगे तो दूसरा एरर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यस मैम, होगा या नहीं? जब अच्छे प्रोडक्ट्स को आप सेलेक्ट करना शुरू करेंगे तो बैड प्रोडक्ट का जो रिजेक्शन है वो वाला टर्म गुड प्रोडक्ट्स को भी आप रिजेक्ट करते चले जाओगे, तो यहाँ भी एरर हो रहा है और दूसरे केस में भी एरर ही हो रहा है। तो दोनों एरर को एक साथ कम नहीं किया जा सकता। सेम यही सिचुएशन यहाँ भी है, अगर आपको एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए, एरर कम चाहिए, ये सारे फैक्टर्स को अगर आप ध्यान देते चले जाते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा चाहिए, सब कुछ ये अगर चाहिए पॉजिटिव चीज, तो आपको कॉस्ट फैक्टर, टाइम फैक्टर, ये सबको भी इंक्रीज करना पड़ेगा। लेकिन क्या ये सब एक साथ काम कर सकता है? नो मैम। तो सारे फैक्टर्स को जब तुम करने लगोगे, सारे फैक्टर्स को एक साथ करोगे, सारा एक अलग अलग कंडीशन है, सारे कंडीशंस को जब एक साथ आप पुटअप करिएगा, तब जो रिजल्ट आएगा और उसके बेसिस पे जो डिसीजन होगा, वही सैंपल साइज को डिसाइड करने का तरीका है। और उस केस पे इन सारे फैक्टर्स को जब आप ध्यान में रख के कर रहे हैं, तो आप जो सैंपल साइज का डिसीजन लेंगे, वही सैंपल साइज का डिसीजन लेने का सही तरीका है। समझ आया ये या नहीं? आगे समझ में। आदित्य, रोहित, यस मैम। कुछ अटेम्प्ट नहीं करते हो, बस क्वेश्चन करना होता है तुम लोगों को, ठीक है। सो सैंपल साइज इन सब के बेसिस पे डिसाइड होगा, सिर्फ एक फैक्टर के बेसिस पे नहीं होता है। टाइम, मनी, रिस्पॉन्स, एरर कितना चाहिए, प्रिसीजन कितना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल कितना चाहिए, कितनी एक्यूरेसी चाहिए, कितना सब पार्ट है, कितना वेरिएशन है पॉपुलेशन में, जितना ज्यादा वेरिएशन होगा सैंपल साइज उतना ज्यादा चाहिए, हर जगह आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो ये सारा कुछ फैक्टर ध्यान में रख के सैंपल साइज का डिसीजन करना है। और अगर सैंपल साइज आप एक्यूरेटली डिसाइड कर लेते हैं, तो जो आपका स्टडी होगा वो रिलायबल होगा, प्रिसाइज होगा, फॉर दैट कंडीशन, इन सारे फैक्टर के बेसिस पे उतने पैसे में उतना ही काम हो पाएगा, ये मतलब हुआ इसका। इस कॉस्ट में, इस टाइम में, इतने पर्टिकुलर रिसोर्सेज के साथ आप इतना ही काम कर पाएंगे विथ दिस मच ऑफ एक्यूरेसी, ठीक है। ये हुआ यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन। और इन सब के लिए कुछ फॉर्मूला भी यूज होता है, बट ये सारे फैक्टर्स को याद रखो। पहले कैलकुलेशन हम लोग सब एक ही साथ करेंगे, और कुछ इसका एग्जांपल्स देखना। देखो, एक है determine the sample size if standard deviation of the population is this, population mean is this, sample mean is, and the desired degree of precision, सब कुछ दिया हुआ है। तो तुम्हें सैंपल साइज कैसे बताना है, तो इसके लिए फॉर्मूला है और इसके बेसिस पे निकाला गया है। सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन 3.9 है, लिखा हुआ है गिवन सॉल्यूशन में। म्यू दिया है 36, म्यू एक्स बार जो आया है दैट इज 33। अब प्रिसीजन, कितना प्रिसीजन चाहिए, जो भी स्टडी हम कर रहे हैं वो 99% प्रिसाइज होना चाहिए, मतलब देयर इज अ चांस ऑफ 1% एरर ओनली। अब इन सब के बेसिस पे जो सैंपल साइज डिसीजन करने का फॉर्मूला है दैट इज दिस वन, n is the sample size that is equal to z alpha sigma divided by d और इन सारे टर्म का होल स्क्वायर। यही होता है सैंपल साइज निकालने का फॉर्मूला।
सारे वैल्यूज को जब रखोगे, z अल्फा जो टर्म है वो हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। कभी भी आपको ये कैलकुलेट करके याद नहीं रखना है कि ये क्वेश्चन में गिवन होगा। ये सारे वैल्यूज दिए रहेंगे, आपको इस इक्वेशन पे वैल्यू पुट करना है और जो आएगा वो आंसर होगा। ध्यान दो, यहाँ पे n का वैल्यू 11.21 आया है, तो 11.21 कभी फ्रैक्शन सैंपल साइज हो सकता है? नो मैम। 11.21 नहीं हो सकता है, तो आप इसको अप्रोक्सीमेट 11 करेंगे एज 11 और 12, लेकिन ये नियर टू 11 है तो 11 सैंपल साइज हो जाएगा। ठीक है, मैम कभी भी कंप्लीट नंबर रहेगा ना मैम, एक हाँ तरह से। नंबर है ना। वो हमेशा काउंटेबल नंबर होगा, फ्रैक्शनल पार्ट उसमें इंक्लूडेड नहीं है। सैंपल साइज 11.5 पर्सन होगा, 11.5 आदमी होता है तो फिर कर लेना, नहीं होता है तो फिर हटा लो, 11 करो या फिर उसको 12 करो, नहीं होता है तो फिर नहीं होगा। नंबर ऑफ हाउस होल्ड है तो 11.21 हाउस होल्ड तो नहीं हो सकता है, 11 हाउस होल्ड हो सकता है या फिर 12 हो सकता है, यही चीज है। तो वो हमेशा नंबर होगा और कंप्लीट नंबर होगा, काउंटेबल। ठीक है, ये हमेशा नंबर ऑफ काउंट्स होता है, इसलिए कभी भी नंबर फ्रैक्शनल पार्ट इसमें नहीं होगा। चलो ठीक है, इससे आप बना के देखिएगा, थोड़ा बहुत पढ़ो, पता नहीं क्या कर रहे हो, रिसर्च के लिए कितना। ये नेक्स्ट क्लास में बताइएगा ना मैम, एक तरह से अभी तो इसका। ये बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों को जो काम दिया गया है वो करना है, तुम शायद भूल जाते हो, है ना? क्या चीज मैम? याद था, याद नहीं है? सैंपल सिलेक्शन का सारा मेथड, डिफाइन करना है उस एग्जांपल के साथ। और उसमें जिससे अब बन होगा हम वो पूछेंगे, ये भी अब दिमाग लगाएंगे। मैम चलो, क्या पूछिएगा फिर एक बार बताइए। तुम क्लास सैंपल आएगा? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंपल्स जो है, जितना सैंपल्स पढ़े हो, कितना था, अच्छा खासा है, 10 के आसपास मान लो। वो सारे सैंपल्स का जो मेथड है उसको डिस्क्राइब करना है विद एग्जांपल। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में ये तुम लोगों को बताना है और तुम लोग बताओगे। ये सब करो, फिर केस स्टडी देंगे, नहीं केस स्टडी है, तुम लोग को प्रोजेक्ट वर्क देंगे। सैम्पलिंग के बाद मैम एरर की। सैम्पलिंग के बाद, हाँ सैम्पलिंग एरर हो चुका है ना ऑलमोस्ट, ये मेथड हो जाएगा तो फिर देंगे, क्योंकि इसी से डेटा कलेक्शन करना है, कैलकुलेशन वाला कुछ। चलो ठीक है फिर, ओके। यस मैम। आ गया, तुम कहाँ था?